डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम सिंधु सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य एवं महत्वपूर्ण स्थल एवं वहां से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों एवं वस्तुओं के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक था। भौगोलिक विस्तार इसका है उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक एवं पश्चिम में सुख्त-गंगोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ तक है। उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैली थी। उत्खनन एवं अनुसंधान द्वारा 2800 स्थल ज्ञात हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। इस सभ्यता का स्वरूप त्रिभुजाकार था। क्षेत्रफल ये इसका था 12 लाख वर्ग किलोमीटर। इस सभ्यता की खोजकर्ता थे सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में। सर्वप्रथम वर्णन चार्ल्स मैसन ने ही किया है अपनी पुस्तक के द्वारा 1842 ईस्वी में। सर्वप्रथम उत्खनन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया था 1921 ईस्वी में। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सर जॉन मार्शल भी महत्वपूर्ण है और दयाराम साहनी भी महत्वपूर्ण है। तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का पता लगाया था 1921 ईस्वी में। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश पर राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में। ये भी महत्वपूर्ण डेट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण है, राखलदास बनर्जी महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं इस सभ्यता काल निर्धारण। रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2000 ईसा पूर्व के मध्य अपनी परिपक्व अवस्था में थी ये, जबकि नवीन शोध के अनुसार ये सभ्यता जो है वो 8000 साल पुरानी है। अब इस सभ्यता में कौन लोग रहते थे, कौन सी प्रजाति के वो थे, इसके बारे में वहाँ का जो कंकाल परीक्षण के द्वारा निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियाँ निवास करती थी, जिसमें भूमध्य सागरीय थी, प्रोटो एस्ट्रोलाइड थे, अल्पाइन प्रजाति थी तथा मंगोलाइड प्रजाति थी। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग पाए जाते थे। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन। वहाँ नगर के कैसे बसे हुए थे, वहाँ की नियोजन कैसे क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जैसा कि हम जानते हैं। इसकी विशेषता है पर्यावरण के अनुकूल इनका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकासी प्रणाली। सड़कें जो यहाँ थी एक दूसरे को समकोण काटती थी, जो कि उस समय की और भी सभ्यता से बिल्कुल भिन्न थी। सड़कों के किनारे नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होकर नगर के मुख्य नाली में गिरता था। आगे है लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग ऊंचे दुर्ग पर निर्मित थे जिसमें शासक वर्ग निवास करता था, और दूसरे भाग में नगर व आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यह सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर एवं श्रमिक रहते थे।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। केवल कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में देखने को मिलता है, रंगपुर में देखने को मिलता है। बाकी और सभी जगह पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। प्रत्येक घर में एक आंगन था, एक रसोई घर था तथा एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी मिले हैं। बड़े बड़े भवन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं कि यहाँ बड़े बड़े भवनों के साक्ष्य मिले हैं। नगर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है नगर में चोरों, डकैतों व पशु डकैतों से बचाना था नगर को। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सबसे विशाल इमारत है। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। ये सिंधु सभ्यता की विशेषता है कि वहाँ घरों के जो खिड़कियां और दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि गलियों में खुलते थे। परंतु इसका एक अपवाद है लोथल। ये एक स्थान है जहाँ दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। 4 लंबाई, 2 चौड़ाई व 1 मोटाई के अनुपात का ईंट सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। फिर सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है हड़प्पा, जिसकी खुदाई सर्वप्रथम की गई थी। सिंधु सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई थी, दयाराम साहनी द्वारा। इसकी स्थिति क्या थी, ये कहाँ स्थित थे? तो वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीक उत्पादन व धर्म कार्यों में संलग्न था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ध औद्योगिक नगर है, जिसे स्टुअर्ट पिगट्स ने कहा था। पिगट्स ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। ये भी महत्वपूर्ण है। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो किसने कहा? ये पिगट्स महोदय ने कहा है। आगे है, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, जो उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा था। जिस टीले पर दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। माउंट एबी क्या है? माउंट एबी तो ये है टीले पर बना हुआ दुर्ग है, माउंट एबी। व्हीलर ने इसको माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। आगे है हमारा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मृतकों का टीला किस शहर को बोलते हैं? तो यह है मोहनजोदड़ो को। यह सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। बृहद स्नानागार सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है मोहनजोदड़ो की। इसके केंद्रीय प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से पाई गई है, जो कि द्रवी मोम विधि से बनी हुई है। फिर आते हैं चाहुंदारो। इसके खोजकर्ता है गोपाल मजूमदार 1934 ईस्वी में, तथा 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने इसका उत्खनन करवाया था। विशेषता इसकी है कि यह एकमात्र स्थान है जहां वक्राकार ईंटें मिली है।
किसी दुर्ग का अस्तित्व यहाँ पर नहीं मिला है। तो दुर्ग रहित कौन सा स्थल है? चाहुंदारो। इम्पोर्टेंट है ये। दुर्ग रहित स्थल चाहुंदारो। एकमात्र स्थल जहाँ वक्राकार ईंटें मिली है, चाहुंदारो। पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति, हड़प्पा काल से पहले की संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जिसे यहाँ झूकर झांगर संस्कृति कहते हैं। तो झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो चाहुंदारो में मिलते हैं। ठीक है। चाहुंदारो एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मोहरे बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। आर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी को खोज किया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मनका बनाने का कारखाना चाहुंदारो से तथा भट्ठी की खोज चाहुंदारो से। चाहुंदारो एक औद्योगिक केंद्र था। बिल्ली का पीछा करता हुआ सियार, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्ली का पीछा करता हुआ सियार का चित्र प्राप्त हुआ है चाहुंदारो से। बलि प्रथा का चित्र अंकित मोहर प्राप्त हुआ है चाहुंदारो से। आगे देख लेते हैं लोथल। ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले के सगरवाल ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। खोजकर्ता इसके हैं डॉक्टर एस.आर. राव ने 1955 ईस्वी में इसकी खोज की थी। विशेषता है लोथल की कि यह एक प्रमुख बंदरगाह है जो कि पश्चिम में व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ से व्यापार जो है वो फारस के लिए और सुमेरिया के लिए उपयोग किया जाता था व्यापार के लिए। यहाँ के बंदरगाह का नगर दो भागों में ना बंटकर एक ही रक्षा प्राचीर में पूरे दुर्ग को दुर्गीकृत किया गया था। आगे देख लेते हैं। यह राखीगढ़ी स्थान है हरियाणा के हिसार जिला में। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार मिला है, तो विशाल अन्नागार का एक साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से भी। अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं हमें हड़प्पा से भी, और अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं राखीगढ़ी से भी। वह एक रक्षा प्राचीर का साक्ष्य मिला है, ऊंचा दुर्ग बना हुआ है जिसे रक्षा प्राचीर है वो। और मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिसे नष्ट हो जाने का खतरा है। आगे देख लेते हैं। अगला स्थल है कालीबंगा। तो यह स्थित है राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर। घग्गर नदी वही नदी है जिसे पौराणिक ग्रंथों में सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। कालीबंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष द्वारा किया गया था इस शहर का खोज 1951 ईस्वी में। इसकी खुदाई किए थे बीबी लाल और बीके थापर द्वारा 1961 ईस्वी में। विशेषता है कालीबंगा की कि भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ है तथा यहाँ से अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा से, और वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कमेंट में बताइएगा, पहले बताए हैं। आगे देख लेते हैं। कालीबंगा की एक और विशेषता थी यहाँ की अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि जो है यहाँ 3 विधियों से होते थे, जिसमें पूर्ण समाधिकरण था। एक तो पूरी तरह समाधिकरण कर दिया जाता था, कहीं आंशिक समाधिकरण के प्रमाण है, तो यहीं से दाह संस्कार के भी प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 विधियों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो कालीबंगा से मिलते हैं, जिसमें दाह संस्कार भी है, आंशिक समाधिकरण भी है और पूर्ण समाधिकरण भी 3 विधियां हैं। आगे देख लेते हैं बनावली। बनावली
जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसके खोजकर्ता आर एस विष्ट हैं, जिन्होंने 1973 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसकी विशेषता है कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। जैसे कालीबंगा में झूकर झांकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं तो हड़प्पा कालीन संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। वैसे ही बनावली भी है, वो जगह है जहाँ की हड़प्पा पूर्व सभ्यता, कहने का मतलब है कि झूकर झांकर संस्कृति व हड़प्पा कालीन सभ्यता दोनों के अवशेष मिलते हैं बनावली में तथा कालीबंगा में। बनावली यहाँ की जल निकासी प्रणाली का अभाव है। जल निकासी के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर, जैसे तैसे जलों को घरों से निकाल दिया गया था। यहाँ मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, इम्पोर्टेंट है ये, और जौ अधिक मात्रा में मिला है बनावली में। तो जौ के साक्ष्य बनावली, मिट्टी का हल बनावली और जल निकासी का अभाव बनावली। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये है बनावली से। बाकी अधिक मात्रा में जौ बनावली। आगे देख लेते हैं धौलावीरा है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भरूच तालुका में स्थित था। इसके खोजकर्ता है जेपी जोशी, 1967 ईस्वी। विशेषता इसकी है सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख पाया गया है, धौलावीरा में मिलता है। धौलावीरा जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित था। पहला भाग दुर्ग था, फिर मध्य भाग तथा निचला भाग। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान मिला है धौलावीरा से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान जो है वो कहाँ मिला है, तो यह धौलावीरा में। 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है वो है धौलावीरा। अब अगला है कोट दीजी। ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता थे फजल अहमद खान। आगे है रंगपुर। यह स्थान भादर नदी गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता थे आर.एस. राव। यहाँ प्राप्त अवशेषों और वस्तुओं में धान की भूसी मिली है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वह है रंगपुर से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रोपड़ है। सतलज नदी पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। फिर वापस लोथल के बारे में कुछ और साक्ष्य महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये भोगवा नदी गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें एक बंदरगाह है। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था लोथल। धान और बाजरे का साक्ष्य मिला है लोथल से। फारस की मुद्रा, चूँकि बंदरगाह था लोथल तथा यहाँ से फारस से तथा बेबीलोन से, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, तो फारस की मोहरें मिली है लोथल से। 3 युगल समाधियाँ मिली है, एक साथ दफनाने के साक्ष्य हैं। 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई है लोथल से। धान की भूसी रंगपुर से भी मिली थी, धान की भूसी लोथल से भी मिली है। मनका उद्योग के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। तांबे का कुत्ता लोथल से मिला है। छोटा दिशा मापक यंत्र एक कंपास है जो कि लोथल से प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं आलमगीरपुर।
ये हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। ये हिंडन नदी वही नदी है जहाँ जिसके किनारे वर्तमान में दिल्ली स्थित है। तो इसी हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर स्थित था। उत्खननकर्ता इसके भी यज्ञदत्त शर्मा है। आगे है सुक्त गेंडोर। सुक्त गेंडोर जो है दस्क नदी के किनारे पाकिस्तान के मकरान प्रांत में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता है आरेन स्टेइन। आगे देख लेते हैं। वापस से बनावली से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष हैं जो प्राप्त हुए हैं। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने ये मिले हैं बनावली से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। हल की आकृति की टेराकोटा की खिलौने कहाँ मिलते हैं, मतलब मिट्टी के खिलौने कहाँ मिले हैं, तो ये बनावली में मिले हैं। यहाँ से जौ मिला है। तांबे का वनाग्र, वान का जो अगला भाग जो होता है ना, वान का अगला भाग वनाग्र, वो मिला है बनावली से। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं यहाँ। जबकि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और वहाँ के और भी स्थलों के बारे की विशेषता है कि वहाँ चौड़ी सड़कें और आपस में समानांतर काटती हुई सीधी सड़कें थी, परंतु बनावली की जो सड़कें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी है। आगे देख लेते हैं सुरकोटदा से प्राप्त अवशेष व वस्तुएं। इसमें घोड़े की अस्थियां हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये पहला स्थान है सुरकोटदा जहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुए हैं। बाकी घोड़े का कोई भी प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता है। एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है, एक कब्र मिला है, वहाँ विशेष प्रकार का कब्र है। तो दोस्तों ये तो थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में तथा वहाँ से प्राप्त अवशेषों के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में, उनके सामाजिक जीवन कैसा था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, तथा वहाँ धार्मिक जीवन, वहाँ धर्म क्या थे, वहाँ धार्मिक जीवन क्या पालन करते थे लोग, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या है, तथा विभिन्न विद्वानों का मत क्या है उनके पतन के कारण, तथा सैंधव सभ्यता की देन जो वर्तमान समय में भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं, वैसे उनकी क्या देन है सैंधव सभ्यता की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।